हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सेट बाउंड्रीज फाइंड पीस बाय नेद्रा ग्लोवर ताओवाब बुक के बारे में। ऋतिक एक 30 साल का आम लड़का था जो दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं खो गया था। वह एक एमएनसी में काम करता था, हर महीने अच्छी तनख्वाह लाता था, पर फिर भी उसके चेहरे पर वो सुकून कभी नहीं दिखता था। घर, ऑफिस, दोस्तों की फरमाइशें और रिश्तेदारों की उम्मीदों के बीच वह अक्सर खुद को बहुत ड्रेन्ड महसूस करता। उसे लगता था कि वह सबकी सुनता है, सबके लिए करता है, लेकिन उसके लिए कोई नहीं सोचता। एक दिन ऋतिक का ध्यान उसकी बुक शेल्फ पर पड़ी एक किताब पर गया। वह किताब शायद उसने महीनों पहले अमेजन से मंगाई थी, लेकिन कभी खोली नहीं। किताब का नाम था सेट बाउंड्रीज फाइंड पीस अ गाइड टू रिक्लेमिंग योरसेल्फ बाय नेद्रा ग्लोवर ताओवाब। उस दिन शायद ऋतिक का मूड कुछ अलग था। उसने सोचा, चलो एक बार देख लेते हैं। किताब खोलते ही उसने पहला लेसन पढ़ा, अंडरस्टैंडिंग व्हाट बाउंड्रीज आर। पढ़ते ही उसने सोचा, बाउंड्रीज, ये बाउंड्रीज आखिर होती क्या है? क्या मैं सच में इन्हें समझता हूं? लेखिका ने बाउंड्रीज को डिफाइन करते हुए लिखा था, बाउंड्रीज आर एक्सपेक्टेशंस एंड नीड्स दैट हेल्प यू फील सेफ एंड कंफर्टेबल इन योर रिलेशनशिप्स। ऋतिक को यह लाइन पढ़कर एक झटका सा लगा। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी परेशानियों की जड़ बाउंड्रीज की कमी हो सकती है। उसे लगा कि वे हमेशा लोगों के हिसाब से जीता आया है। ऋतिक को याद आया कि जब भी ऑफिस में उसके कलीग्स उससे एक्स्ट्रा काम मांगते थे तो वह मना नहीं कर पाता था। उसकी बहन उसे हर बार अपने छोटे छोटे कामों के लिए कॉल करती थी और वह अपना काम छोड़कर उसकी मदद करने भाग जाता था। उसके दोस्त जब देर रात प्लान्स बनाते थे तो वह नींद का सैक्रिफाइस करके भी उनके साथ जाता था। ऋतिक ने कभी खुद से यह सवाल नहीं किया कि क्या ये सब चीजें उसे सेफ और कंफर्टेबल महसूस कराती हैं या नहीं। ऋतिक ने किताब का यह पार्ट बार बार पढ़ा और खुद से पूछा, क्या मैंने कभी किसी से अपनी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस ओपनली कम्युनिकेट की है? क्या मैंने कभी कहा है कि मुझे ये चीज अनकंफर्टेबल लगती है? और जवाब हमेशा नहीं में आया। किताब में एक उदाहरण था जिसमें एक व्यक्ति अपनी बाउंड्रीज सेट करता है और उसकी जिंदगी कैसे बदलती है। यह पढ़कर ऋतिक को लगा कि शायद उसकी जिंदगी में भी यही मिसिंग पीस है। उसने सोचा, शायद मुझे भी बाउंड्रीज बनानी चाहिए। शायद मुझे यह तय करना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं। लेकिन यह सोचने जितना आसान नहीं था। ऋतिक को याद आया कि जब उसने पिछली बार किसी को ना कहा था तो उसे गिल्ट फील हुआ था। उसे लगा था कि वह एक सेल्फिश इंसान है। किताब में एक और लाइन थी जिसने ऋतिक को सोचने पर मजबूर कर दिया, रिकॉग्नाइजिंग व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ बाउंड्री इज एसेंशियल फॉर पर्सनल वेलबीइंग। मतलब बाउंड्रीज सिर्फ दूसरों से अपनी लिमिट्स बताने के लिए नहीं होती, बल्कि खुद की मेंटल पीस के लिए भी होती हैं। उस रात ऋतिक ने अपने दिन भर की एक्टिविटीज के बारे में सोचना शुरू किया। उसने खुद से पूछा, मैं किन चीजों में अनकंफर्टेबल फील करता हूं लेकिन फिर भी करता हूं। उसे एहसास हुआ कि वह खुद को हमेशा दूसरों की हैप्पीनेस के लिए कॉम्प्रोमाइज करता रहा है। ऋतिक ने किताब के नेक्स्ट पेजेस पढ़ने की बजाय उस लेसन पर कुछ और टाइम स्पेंड करने का फैसला किया। उसने अपनी एक नोटबुक निकाली और उसमें 2 कॉलम बनाए। पहले कॉलम का नाम रखा थिंग्स आई एम कंफर्टेबल विथ और दूसरे का नाम थिंग्स आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ। पहले कॉलम में उसने लिखा, 1, दोस्तों के साथ वीकेंड्स पर आउटिंग 2, अपनी बहन की जेन्युइन हेल्प करना 3, ऑफिस के फिक्स्ड टास्क्स पर फोकस करना। दूसरे कॉलम में उसने लिखा, 1, रात के 12 बजे दोस्तों के बेवजह के प्लान्स 2, कलीग्स का लास्ट मिनट काम डालना 3, रिश्तेदारों की अननेसेसरी डिमांड्स लिस्ट बनाने के बाद ऋतिक को महसूस हुआ कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं। उसने पहली बार क्लैरिटी महसूस की। वह सोचने लगा, क्या बाउंड्रीज सेट करना लोगों को दूर करना है या ये खुद को प्रायोरिटाइज करना है? किताब ने उसे सिखाया था कि बाउंड्रीज का मतलब सेल्फिश होना नहीं है। इसका मतलब है अपने लिए एक हेल्थी स्पेस बनाना ताकि रिलेशनशिप्स बैलेंस्ड रहें। ऋतिक ने धीरे धीरे इस थॉट प्रोसेस को अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपने दोस्तों से बात की। अगली बार जब उसके दोस्त देर रात बाहर जाने की बात करने लगे तो उसने पोलाइटली कहा, यार मुझे सुबह जल्दी उठना है, मैं नहीं आ पाऊंगा। पहले तो उसके दोस्तों ने मजाक उड़ाया, क्यों,
बूढ़ा हो गया है क्या? लेकिन ऋतिक ने अपनी बात पर कायम रहते हुए कहा, नहीं, बस मैं अपनी नींद और हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। शुरुआत में ऋतिक को कुछ ऑकवर्डनेस हुई, लेकिन उसे एक तरह की रिलीफ भी महसूस हुई। वह गिल्ट से भी बचा और अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज भी किया। ऑफिस में भी उसने बाउंड्रीज सेट करना शुरू किया। जब एक कलीग ने उसे अपना काम करने के लिए कहा तो उसने काल्मली रिप्लाई दिया, मुझे अफसोस है, लेकिन मेरे पास अपने टास्क्स पूरे करने का ही वक्त मुश्किल से है। यह कहना ऋतिक के लिए आसान नहीं था, लेकिन जब उसने यह कहा तो उसे एक कॉन्फिडेंस फील हुआ। ऋतिक ने अपनी बहन से भी जेंटली बात की। उसने कहा, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन क्या तुम पहले छोटे छोटे काम खुद ट्राई कर सकती हो? अगर फिर भी नहीं हो तो मैं हूं ही। उसकी बहन पहले कुछ नाराज हुई, लेकिन धीरे धीरे समझ गई। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। जैसे जैसे ऋतिक ने बाउंड्रीज को समझा और इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी धीरे धीरे बैलेंस में आने लगी है। वह पहले से ज्यादा रिलैक्स्ड महसूस करने लगा। उसने अब हर रात किताब पढ़ने का एक रूटीन बना लिया था। उसे लग रहा था कि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी को बदलने का रास्ता है। उसने सोचा, यह तो अभी शुरुआत है, आगे की चैप्टर्स में पता नहीं कितनी और चीजें सीखने को मिलेंगी। ऋतिक को अब बाउंड्रीज सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि जिंदगी का हिस्सा लगने लगी थी। वह यह जानने को बेताब था कि अगले चैप्टर्स में उसे अपनी जिंदगी के लिए और क्या वैल्यूएबल सीखने को मिलेगा। कहानी अभी यहीं रुकती है, क्योंकि ऋतिक की जर्नी तो बस शुरू हुई है। ऋतिक ने जब अंडरस्टैंडिंग व्हाट बाउंड्रीज आर का लेसन पढ़ा और उसे अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू किया, तो उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी कुछ बेहतर हो रही थी। लेकिन फिर भी हर बार जब वह किसी से अपनी बाउंड्रीज कम्युनिकेट करने की कोशिश करता, तो उसे एक अजीब सी घबराहट और डिस्कम्फर्ट महसूस होती। उसे ऐसा लगता था जैसे वह कुछ गलत कर रहा हो। एक रात जब वह काम से थका हुआ घर लौटा, तो उसने किताब के अगले लेसन को पढ़ने का फैसला किया, द इम्पॉर्टेंस ऑफ असर्टिवनेस। इस लेसन में लिखा था कि बाउंड्रीज सेट करने के लिए असर्टिवनेस बेहद जरूरी है, लेकिन यह भी कहा गया था कि असर्टिवनेस के साथ अक्सर डिस्कम्फर्ट आता है। ऋतिक ने सोचा, हाँ, ये तो सही बात है। हर बार जब मैं अपनी बाउंड्रीज को एक्सप्रेस करता हूं तो मुझे अजीब सा लगता है, जैसे मैंने किसी को नाराज कर दिया हो। किताब में लिखा था कि यह डिस्कम्फर्ट टेम्पोरेरी है, लेकिन अगर बाउंड्रीज नहीं सेट की गई तो उसकी वजह से होने वाला पेन और फ्रस्ट्रेशन परमानेंट हो सकता है। ऋतिक ने यह बात दिल से महसूस की। उसे याद आया कि ऑफिस में जब भी कोई कलीग उससे उसकी डेडलाइन से पहले किसी काम में मदद मांगता तो वह मना नहीं कर पाता। वह उनके काम में उलझ जाता और अपना काम पीछे छूट जाता। फिर वह फ्रस्ट्रेशन में घर लौटता, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाता। किताब में बताया गया था कि असर्टिवनेस का मतलब है कि आप अपनी बात साफ, सीधे और सम्मानजनक तरीके से रखें। ऋतिक को लगा कि यही वो मिसिंग पीस है। वो बाउंड्रीज तो समझ रहा था, लेकिन उन्हें कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करना नहीं जानता था। अगले दिन ऑफिस में ऋतिक ने खुद को टेस्ट करने का फैसला किया। लंच ब्रेक के बाद उसका एक कलीग संदीप उसके पास आया और बोला, यार, मेरा प्रेजेंटेशन आज शाम तक देना है और मेरे पास टाइम नहीं है, तू मेरी स्लाइड्स बना देगा क्या? ऋतिक को अंदर से फिर वही अनकंफर्टेबल फीलिंग हुई, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, नहीं, मुझे असर्टिव होना होगा, मेरी भी अपनी प्रायोरिटीज हैं। ऋतिक ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, संदीप, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम समझ में आ रही है, लेकिन मेरी खुद की डेडलाइन भी काफी टाइट है, शायद तुम्हें किसी और से मदद लेनी पड़ेगी। संदीप का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने कहा, यार, तुझसे तो मैंने उम्मीद की थी, तू हमेशा हेल्प करता है। ऋतिक को कुछ बुरा लगा, लेकिन उसने काल्मली जवाब दिया, हाँ, मैं हमेशा मदद करता हूं, लेकिन अभी मेरे पास वाकई वक्त नहीं है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं जेन्युइनली अभी ये नहीं कर सकता। ऋतिक को एक पल के लिए डर लगा कि संदीप उससे नाराज हो जाएगा, लेकिन संदीप ने कुछ देर बाद श्रग करते हुए कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद मैनेज कर लूंगा। उस पल ऋतिक को समझ में आया कि असर्टिवनेस का मतलब है अपनी बात साफ तरीके से रखना, बिना किसी गिल्ट के। उसे किताब में लिखी वह लाइन याद आई, द शॉर्ट टर्म अनईज ऑफ असर्टिंग योर नीड्स
is preferable to the long-term pain of unaddressed violations. ऋतिक को लगा कि यही सच है। अगर वह आज असर्टिव नहीं होता तो शायद रात को घर आकर वह खुद को कोसता। उस दिन के बाद ऋतिक ने असर्टिवनेस को प्रैक्टिस करना शुरू किया। वह अपने दोस्तों, परिवार और क्लीग्स के साथ बातचीत में अपनी बात को साफ और रिस्पेक्टफुली रखने लगा। लेकिन उसने महसूस किया कि असर्टिवनेस सिर्फ वर्ड्स तक सीमित नहीं है, इसमें बॉडी लैंग्वेज और टोन भी शामिल है। एक बार उसकी बहन ने उससे कहा, भैया मुझे मार्केट जाना है, तू ऑफिस से आते हुए मेरे लिए कुछ ग्रोसरीज ले आना। पहले तो ऋतिक ऑटोमेटिक हाँ कहने वाला था, लेकिन फिर उसने सोचा, क्या मुझे ये करने में खुशी होगी या मैं खुद को दबाव में महसूस करूंगा। उसने अपनी बहन से कहा, देख मैं पहले ही बहुत थका हुआ हूं, अगर तुझे जल्दी चाहिए तो शायद तुझे खुद जाना पड़े, मैं वीकेंड पर तेरे साथ चल सकता हूं। उसकी बहन कुछ अनॉयड हुई और बोली, तू इतना सेल्फिश कब से हो गया। ऋतिक ने शांति से जवाब दिया, आत्मवादी होना नहीं है, बस मैं अपनी एनर्जी बचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं हमेशा तेरी मदद करता हूं, लेकिन अभी मैं जेन्युइनली थक गया हूं। उसकी बहन ने कुछ देर बाद कहा, ठीक है मैं खुद चली जाती हूं, थैंक यू कि तूने पहले साफ साफ बोल दिया। ऋतिक को इस बात से बहुत खुशी हुई कि उसने अपनी बात रिस्पेक्टफुली रखी और फिर गिल्ट महसूस नहीं किया। किताब में यह भी बताया गया था कि असर्टिवनेस एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस करने से बेहतर बनाया जा सकता है। ऋतिक ने यह बात मान ली और छोटे छोटे सिनारियोज में असर्टिवनेस को लागू करने लगा। उसने महसूस किया कि असर्टिव होने का मतलब अग्रेसिव होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी बात क्लियर और कॉन्फिडेंट तरीके से कहें, बिना किसी को छोटा महसूस कराए। एक दिन ऑफिस में एक मीटिंग के दौरान बॉस ने एक प्रोजेक्ट के लिए वॉलंटियर्स मांगे। पहले ऋतिक हमेशा खुद को आगे कर देता था, क्योंकि उसे लगता था कि वह मना करेगा तो बॉस नाराज हो जाएगा। लेकिन इस बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं इस प्रोजेक्ट के लिए जेन्युइनली रेडी हूं? उसे पता था कि उसके पास पहले से बहुत काम है। ऋतिक ने पोलाइटली कहा, सर मुझे लगता है कि यह प्रोजेक्ट काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिलहाल मेरी प्लेट बहुत भरी हुई है। अगर आप चाहें तो मैं इसे नेक्स्ट टाइम हैंडल कर सकता हूं। बॉस ने कुछ पॉज लिया और कहा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं किसी और को असाइन कर देता हूं। ऋतिक को यकीन नहीं हो रहा था कि असर्टिवनेस इतना काम कर सकता है। धीरे धीरे ऋतिक की जिंदगी बदलने लगी। उसे लगा कि उसकी रिलेशनशिप्स और भी बेहतर हो रही थी। जब वह अपनी एक्सपेक्टेशंस और नीड्स क्लियरली कम्युनिकेट करने लगा तो लोग उसकी बातें ज्यादा समझने लगे। अब उसे बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन ऋतिक ने यह भी सीखा कि असर्टिवनेस का मतलब हमेशा इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं होता। कुछ लोग उसकी बात को तुरंत एक्सेप्ट नहीं करते थे। जैसे उसकी एक दोस्त श्रेया, जो अक्सर इमोशनल सपोर्ट के लिए ऋतिक को कॉल करती थी, ने एक बार कहा, ऋतिक तुझे मेरी फीलिंग्स की परवाह ही नहीं है, पहले तो तू मेरी सारी बातें सुनता था। ऋतिक को पहले कुछ बुरा लगा, लेकिन उसने काल्मली जवाब दिया, श्रेया मुझे तेरी फीलिंग्स की बहुत परवाह है, लेकिन कभी कभी मुझे भी अपने लिए टाइम चाहिए। अगर मैं हर वक्त अवेलेबल रहूंगा तो मैं अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रखूंगा। श्रेया ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में उसने ऋतिक से माफी मांगी और कहा, मुझे समझ में आ रहा है कि तू क्या कह रहा है, मैं अब तुझे अननेसेसरी परेशान नहीं करूंगी। ऋतिक को समझ में आया कि असर्टिवनेस का मतलब सिर्फ अपनी बाउंड्रीज रखना नहीं है, बल्कि दूसरों को उनकी भी बाउंड्रीज सिखाना है। अब ऋतिक के लिए असर्टिवनेस सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उसने महसूस किया कि बाउंड्रीज और असर्टिवनेस एक कॉइन के दो साइड्स हैं। अगर बाउंड्रीज हैं लेकिन उन्हें एक्सप्रेस करने की एबिलिटी नहीं, तो वे किसी काम की नहीं। ऋतिक की जर्नी अभी जारी थी। उसे पता था कि किताब के अगले लेसन्स में और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी ग्रोथ के इस सफर को कभी नहीं रोकेगा। ऋतिक की लाइफ में बाउंड्रीज और असर्टिवनेस ने नई दिशा तो दे दी थी, लेकिन वह जानता था कि यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता था और हर दिन उसे अपनी लिमिट्स को प्रैक्टिस करना होता था। एक रात जब वह किताब का अगला लेसन पढ़ने बैठा तो उसने पाया कि यह लेसन एक ऐसे मुद्दे पर था जिससे वह अक्सर स्ट्रगल करता था, रिस्पॉन्डिंग इन द मोमेंट। इस लेसन में बताया गया था कि जब भी कोई आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करता है तो सबसे जरूरी चीज है तुरंत रिस्पॉन्ड करना। किताब में लिखा था, व्हेन बाउंड्रीज आर वायोलेटेड
It's crucial to respond immediately rather than delaying. Silence can imply acceptance of disrespectful behavior. ऋतिक को लगा कि यह लेसन उसके लिए ही लिखा गया था। उसने तुरंत अपने पास्ट को रिवाइंड किया। कितनी बार ऐसा हुआ था कि किसी ने उसकी बाउंड्रीज क्रॉस की थी और उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा। कभी गिल्ट तो कभी ऑकवर्डनेस के डर से वह चुप रह जाता था, लेकिन चुप्पी हमेशा उसके खिलाफ काम करती। लोग उसकी चुप्पी को उसकी सहमति मान लेते थे और वह अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो जाता था। उसे एक हालिया वाकया याद आया। उसके कलीग संदीप ने पिछले हफ्ते उसके पर्सनल वर्क स्पेस में घुसकर बिना पूछे उसका लैपटॉप यूज किया था। ऋतिक को बहुत गुस्सा आया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा था, अभी कुछ बोलूंगा तो बात बढ़ जाएगी, बाद में आराम से बता दूंगा। लेकिन बाद में कभी मौका ही नहीं बना। और अब ऋतिक को महसूस हुआ कि उसकी चुप्पी ने शायद संदीप को यह संकेत दिया था कि यह सब ठीक है। ऋतिक ने खुद से कहा, अब से ऐसा नहीं होगा। अगर कोई मेरी बाउंड्रीज को क्रॉस करता है तो मैं उसी वक्त कामली रिस्पॉन्ड करूंगा। अगले दिन ऑफिस में जैसे ही ऋतिक अपने डेस्क पर बैठा, उसे संदीप फिर से उसके पास आता दिखा। संदीप ने बिना कुछ कहे उसका लैपटॉप खींचने की कोशिश की। ऋतिक ने तुरंत अपना हाथ उठाकर कहा, रुको संदीप, ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो पहले मुझसे पूछो। संदीप ने कुछ देर के लिए पॉज किया और कहा, अरे मैं तो बस एक फाइल चेक कर रहा था, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? ऋतिक ने शांति से जवाब दिया, बात बड़ी नहीं है, लेकिन यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। जब कोई बिना पूछे मेरी चीजें यूज करता है तो मुझे असहज लगता है। अगली बार बस मुझे पहले बता देना। संदीप ने कंधे उचकाए और कहा, ठीक है यार, सॉरी, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। उस पल ऋतिक को एक अजीब सा कॉन्फिडेंस महसूस हुआ। उसने पहली बार अपनी बाउंड्री का उसी वक्त बचाव किया था और उसे गिल्ट भी नहीं हुआ। उसे महसूस हुआ कि इमीडिएट रिस्पॉन्स न केवल उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करता है, बल्कि सामने वाले को भी बाउंड्रीज की इंपॉर्टेंस समझाता है। किताब में एक और बात लिखी थी जो ऋतिक को बहुत इम्पैक्टफुल लगी। डिलेइंग योर रिस्पॉन्स कैन मेक कॉन्फ्रंटेशन हार्डर लेटर। द मोमेंट इज व्हेन योर बाउंड्री इज टेस्टेड एंड इट्स द मोमेंट दैट मैटर्स मोस्ट। ऋतिक ने यह लाइन अंडरलाइन कर ली। वह जानता था कि यह हैबिट डेवलप करने में समय लगेगा, लेकिन यह उसकी मेंटल पीस के लिए जरूरी था। कुछ दिन बाद ऋतिक को अपनी बहन के साथ यह प्रिंसिपल अप्लाई करने का मौका मिला। एक शाम उसकी बहन ने उसे कॉल किया और कहा, भैया मुझे अभी अर्जेंटली मार्केट जाना है, मुझे ड्रॉप कर दे। ऋतिक उस वक्त अपने एक प्रेजेंटेशन पर काम कर रहा था। पहले तो उसने सोचा, चलो प्रेजेंटेशन तो बाद में भी बन सकता है, लेकिन फिर उसे किताब की सीख याद आई। उसने काल्मली कहा, देख अभी मैं अपने काम में बिजी हूं, अगर तुम्हें इतनी अर्जेंट जरूरत है तो तुम कैब बुक कर लो, मैं जेन्युइनली अभी नहीं आ सकता। उसकी बहन कुछ नाराज हुई। उसने कहा, तू हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहता था, अब क्या हो गया है? ऋतिक ने जवाब दिया, मैं हमेशा तेरी मदद करना चाहता हूं, लेकिन हर वक्त अवेलेबल रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मुझे अपने काम पर भी फोकस करना है। आई होप तू समझेगी। उसकी बहन ने फोन काट दिया, लेकिन ऋतिक ने गिल्ट महसूस नहीं किया। उसने बाउंड्रीज पर टिके रहने का फैसला किया था, चाहे शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट क्यों ना हो। कुछ घंटों बाद उसकी बहन ने उसे टेक्स्ट किया, ठीक है भैया, मुझे समझ आ रहा है, सॉरी मैंने ऐसे रिएक्ट किया। ऋतिक को लगा कि उसकी इमीडिएट रिस्पॉन्स की प्रैक्टिस रंग ला रही है। एक दिन ऑफिस में एक और इंटरेस्टिंग सिनारियो हुआ। उसकी टीम मीटिंग के दौरान मैनेजर ने ऋतिक पर एक एक्स्ट्रा टास्क डालने की कोशिश की। मैनेजर ने कहा, ऋतिक तुम इस प्रोजेक्ट को भी हैंडल कर लो, तुम हमेशा अच्छा काम करते हो। ऋतिक को पहले तो खुशी हुई कि मैनेजर उसकी तारीफ कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि यह काम उसकी लिमिट से बाहर था। उसने काल्मली जवाब दिया, थैंक यू सर, लेकिन फिलहाल मेरे पास जितना काम है मैं उसमें ही पूरी तरह बिजी हूं। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को लूंगा तो ना मैं इसे अच्छे से कर पाऊंगा और ना अपने बाकी काम को। मैनेजर कुछ सरप्राइज्ड हुआ, लेकिन फिर उसने कहा, ठीक है ऋतिक, मैं किसी और को असाइन कर दूंगा। उस पल ऋतिक ने महसूस किया कि अगर वह चुप रहता और टास्क ले लेता तो वह सिर्फ खुद को ओवरबर्डन करता। इमीडिएट रिस्पॉन्स ने उसे गिल्ट से भी बचा लिया और उसके मैनेजर को भी क्लियर सिग्नल दिया कि वह अपनी बाउंड्रीज को लेकर सीरियस है।
ऋतिक ने अपने दोस्तों के साथ भी इस अप्रोच को प्रैक्टिस किया। एक दिन उसके दोस्त ने उससे लेट नाइट हैंगआउट का प्लान बनाया। पहले ऋतिक हमेशा हाँ कहता था, लेकिन इस बार उसने काल्मली मना कर दिया। उसने कहा, यार मुझे सुबह जल्दी उठकर काम करना है, इसलिए मैं आज नहीं आ सकता, लेकिन हम वीकेंड पर मिल सकते हैं। उसके दोस्त ने पहले उसे कुछ ताना मारा, अब तो तू बोरिंग हो गया है, लेकिन ऋतिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं यार, बस अपनी प्रायोरिटीज बैलेंस कर रहा हूं। धीरे धीरे ऋतिक को समझ आ रहा था कि इमीडिएट रिस्पॉन्सेज न केवल उसकी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे थे, बल्कि दूसरों को भी उसकी सीरियसनेस का एहसास करा रहे थे। अब लोग उसकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करने लगे थे, लेकिन राह हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन उसके परिवार के एक रिश्तेदार ने अचानक उसे कॉल किया और कहा, ऋतिक, तुम्हें हमारी बेटी के लिए शादी का वेन्यू बुक करना है, ये काम तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता। ऋतिक उस वक्त एक बहुत जरूरी मीटिंग की तैयारी कर रहा था। उसने पोलाइटली कहा, मुझे खुशी है कि आपने मुझ पर भरोसा किया, लेकिन अभी मैं बहुत बिजी हूं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी इवेंट प्लानर से बात करें। मैं जेन्युइनली अभी ये काम नहीं कर सकता। रिश्तेदार थोड़े नाराज हुए और बोले, तुम्हें हमारी फैमिली के लिए टाइम निकालना चाहिए। ऋतिक को बुरा लगा, लेकिन उसने काल्म रहते हुए जवाब दिया, मैं फैमिली के लिए हमेशा अवेलेबल रहना चाहता हूं, लेकिन कुछ कमिटमेंट्स ऐसे होते हैं जो मैं मिस नहीं कर सकता। उम्मीद है आप समझेंगे। रिश्तेदार उस वक्त नाराज होकर फोन काट गए, लेकिन ऋतिक ने गिल्ट महसूस नहीं किया। उसे पता था कि उसने रिस्पेक्टफुली रिस्पॉन्ड किया था। बाद में रिश्तेदार ने खुद उसे कॉल करके माफी मांगी और कहा, तुम्हारी बात सही थी, मैंने किसी और से यह काम करवा लिया। ऋतिक को यह समझ आ गया था कि बाउंड्रीज को मेंटेन करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इमीडिएट रिस्पॉन्सेस ने उसे एम्पावर्ड फील कराया। उसने खुद से वादा किया कि वह इसे अपनी हैबिट बनाएगा। कहानी अभी यहीं नहीं रुकती। ऋतिक की जर्नी बाउंड्रीज और सेल्फ रिस्पेक्ट की ओर जारी है। उसने किताब के अगले लेसन्स की तरफ बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि हर पन्ने के साथ वह खुद को कुछ और रिक्लेम कर रहा था। ऋतिक अपनी जिंदगी में बाउंड्रीज को इम्प्लीमेंट करते हुए अब पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। लेकिन उसने यह भी देखा कि जब भी वह अपनी बाउंड्रीज सेट करता था, हर कोई इसे आसानी से स्वीकार नहीं करता। किताब के अगले लेसन, एक्सेप्टिंग रिएक्शंस फ्रॉम अदर्स, ने उसके इस अनुभव को एड्रेस किया। लेसन की शुरुआत में ही यह साफ लिखा था, जब आप सीमाएं निर्धारित करते हैं तो आप दूसरों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिल सकते हैं। These reactions are out of your control and should not deter you from maintaining your boundaries. ऋतिक ने यह लाइन 2 बार पढ़ी। उसे ऐसा लगा जैसे यह उसी की जिंदगी के लिए लिखा गया हो। उसे याद आया कि जब उसने पहली बार असर्टिवनेस और बाउंड्रीज को प्रैक्टिस करना शुरू किया था तो कई लोग नाराज हो गए थे। कुछ लोगों ने उसे सेल्फिश कहा तो कुछ ने उससे दूरी बना ली। यह सब उसे इमोशनली बहुत भारी लगता था, लेकिन किताब की इस बात ने उसे सिखाया कि दूसरों की रिएक्शंस को पर्सनली लेना सही नहीं है। किताब ने यह भी कहा था कि बाउंड्रीज के प्रति लोग जो रिएक्ट करते हैं वह अक्सर उनकी अपब्रिंगिंग, बिलीफ्स या आदतों पर निर्भर करता है। उनकी रिएक्शंस तुम्हारे बारे में नहीं, बल्कि उनके खुद के एक्सपीरियंसेस और एक्सपेक्टेशंस के बारे में होती हैं। ऋतिक ने यह लाइन अंडरलाइन कर ली। उसने यह लेसन अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करने का फैसला किया। एक सुबह जब ऋतिक ऑफिस पहुंचा तो उसकी कलीग नेहा ने उससे पूछा, ऋतिक, मैं अगले हफ्ते छुट्टी पर जा रही हूं, क्या तुम मेरी रिपोर्ट्स भी हैंडल कर लोगे? पहले ऋतिक इसे एक ऑब्लिगेशन मानकर हां कह देता था, लेकिन इस बार उसने काल्मली जवाब दिया, नेहा, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें मदद की जरूरत है, लेकिन फिलहाल मेरे पास खुद बहुत काम है, शायद तुम्हें किसी और से मदद लेनी पड़ेगी। नेहा ने इरिटेशन के साथ जवाब दिया, अच्छा, पहले तो तुम हमेशा मदद कर देते थे, अब अचानक क्या हो गया है? ऋतिक को उसके जवाब से कुछ बुरा तो लगा, लेकिन उसने खुद से कहा, यह नेहा की समस्या है, मेरी नहीं। उसने काल्मली कहा, नेहा, मैं हमेशा मदद करने की कोशिश करता हूं, लेकिन इस बार जेन्युइनली मेरे पास समय नहीं है। उम्मीद करता हूं कि तुम इसे समझोगी। नेहा चुपचाप वहां से चली गई। ऋतिक को कुछ ऑकवर्ड महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि बाउंड्रीज रखना सेल्फिशनेस नहीं है। उसने किताब में पढ़ी वह लाइन याद की, आपके बाउंड्रीज दूसरों को असहज बना सकते हैं, लेकिन यह असहजता उनकी अपेक्षाओं का प्रतिबिंब है, न कि आपकी मूल्य का।
धीरे धीरे ऋतिक को यह समझ में आने लगा कि बाउंड्रीज का मतलब हर किसी को खुश रखना नहीं है। उसे इस बात को स्वीकार करना सीखना पड़ा कि कुछ लोग उसकी बाउंड्रीज को पसंद नहीं करेंगे और यह ठीक है। एक और सिनेरियो तब हुआ जब ऋतिक का चाइल्डहुड फ्रेंड अरविंद एक वीकेंड पर उसके घर आया। अरविंद का स्वभाव ऐसा था कि वह जब भी आता तो ऋतिक से देर रात तक बैठने और बातें करने की उम्मीद करता। पहले ऋतिक उसकी बात मान लेता था, भले ही वह थका हुआ हो, लेकिन इस बार उसने सोचा कि बाउंड्रीज को इंप्लीमेंट करने का यह सही मौका है। ऋतिक ने अरविंद से कहा, यार, मैं समझता हूं कि हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, लेकिन मुझे सुबह जल्दी उठना है, इसलिए मैं देर रात तक बैठ नहीं पाऊंगा। अरविंद ने मजाक में कहा, तू अब बोरिंग हो गया है, पहले तो तू कभी ऐसा नहीं करता था, अब तेरे में वो दोस्ती वाली बात नहीं रही। ऋतिक को यह सुनकर कुछ बुरा तो लगा, लेकिन उसने काल्मली जवाब दिया, मैं समझता हूं कि तुझे ऐसा लग सकता है, लेकिन मेरी प्रायोरिटीज अभी अलग हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हमारी दोस्ती की वैल्यू नहीं करता, बस मैं अपनी हेल्थ और स्केड्यूल का ध्यान रख रहा हूं। अरविंद ने कुछ देर तक नाराजगी दिखाई, लेकिन फिर उसने बात बदल दी। ऋतिक ने महसूस किया कि अगर उसने उसी वक्त जवाब न दिया होता तो अरविंद उसकी बाउंड्रीज को कभी समझ नहीं पाता। किताब ने एक और बात बताई थी जो ऋतिक को बहुत महत्वपूर्ण लगी। नॉट एवरीवन विल रिएक्ट नेगेटिवली, सम पीपल विल रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज एंड इवन अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। ऋतिक को यह बात ट्रू लगी। उसने देखा कि उसकी बहन, जो पहले उसकी बाउंड्रीज से नाराज हो जाती थी, अब उसे समझने लगी थी। एक दिन उसने खुद ऋतिक से कहा, भैया, अगर तू बिजी हो तो बता देना, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। ऋतिक को यह देखकर खुशी हुई कि बाउंड्रीज न केवल दूसरों के रिएक्शंस को बदल सकती है, बल्कि रिलेशनशिप्स को भी हेल्थियर बना सकती हैं। लेकिन राह हमेशा आसान नहीं थी। एक दिन जब ऋतिक ने अपनी मां से कहा कि वह अपने संडे का कुछ वक्त अकेले बिताना चाहता है, तो उनकी प्रतिक्रिया उसे इमोशनली चैलेंजिंग लगी। उनकी आवाज में डिसअपॉइंटमेंट थी। उन्होंने कहा, तू अब हमसे दूर होता जा रहा है। पहले तो हर संडे हमारे साथ बैठता था, अब तुझे अपनी फैमिली के लिए भी समय नहीं है। ऋतिक को यह सुनकर गिल्ट महसूस हुआ, लेकिन उसने गहराई से सोचा कि बाउंड्रीज रखना किसी से दूरी बनाना नहीं है। उसने काल्मली जवाब दिया, मां, मैं आपसे दूर नहीं हो रहा, बस मुझे भी अपने लिए कुछ वक्त चाहिए। इससे हमारा रिश्ता खराब नहीं होगा, बल्कि यह मुझे और बेहतर बनने में मदद करेगा। धीरे धीरे ऋतिक ने अपनी मां को भी बाउंड्रीज की इंपॉर्टेंस समझाई। उन्होंने इसे तुरंत नहीं स्वीकारा, लेकिन समय के साथ वे इसे समझने लगी। ऋतिक ने एक और चीज सीखी, जब आप बाउंड्रीज सेट करते हैं तो खुद को वैलिडेट करना बहुत जरूरी है। उसने किताब में पढ़ा था, यू डोंट नीड अदर्स अप्रूवल टू ऑनर योर बाउंड्रीज, योर अप्रूवल इज इनफ। इसने उसे खुद पर भरोसा करना सिखाया। ऋतिक ने बाउंड्रीज को इंप्लीमेंट करना जारी रखा और हर बार दूसरों की रिएक्शंस को एक्सेप्ट करने की प्रैक्टिस की। उसने समझ लिया था कि बाउंड्रीज रखना खुद से प्यार करने का सबसे बड़ा तरीका है। चाहे कोई इसे पसंद करे या ना करे, वह अब अपनी वैल्यूज और प्रायोरिटीज के लिए खड़ा रह सकता था। ऋतिक की जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। हर दिन वह कुछ नया सीख रहा था। उसे किताब के अगले लेसन्स की ओर बढ़ना था, क्योंकि यह सफर अभी जारी था। ऋतिक अब किताब की अगली गहराई में उतर चुका था। उसने खुद पर बाउंड्रीज का जो काम शुरू किया था, वह धीरे धीरे उसकी जिंदगी को बदल रहा था। लेकिन इस बार वह द रोल ऑफ सेल्फ केयर नाम के लेसन पर पहुंचा और उसने महसूस किया कि यह लेसन न केवल बाउंड्रीज के बारे में था, बल्कि पूरी तरह से खुद को प्रायोरिटाइज करने की बात करता था। किताब के पहले ही पन्ने पर लिखा था, अल्टीमेटली सेटिंग बाउंड्रीज इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर। इफ यू डोंट अपहोल्ड योर बाउंड्रीज, अदर्स विल नॉट रिस्पेक्ट देम ईदर। ऋतिक ने यह लाइन पढ़कर गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि अब तक वह बाउंड्रीज को दूसरों से अपनी एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताने का एक तरीका मान रहा था, लेकिन असल में यह अपनी भलाई और खुशियों को प्राथमिकता देने की बात थी। ऋतिक को याद आया कि जब वह खुद को दूसरों की जरूरतों के आगे झोंक देता था तो उसे एक अजीब सी थकान और खालीपन महसूस होता था। उसे अब समझ आ रहा था कि यह इसलिए था क्योंकि वह अपनी जरूरतों को कभी प्रायोरिटी नहीं देता था। उसने ठान लिया कि अब से सेल्फ केयर उसकी लाइफ का एक जरूरी हिस्सा होगा। पहली झलक, खुद को प्राथमिकता देना, ऋतिक ने सेल्फ केयर का पहला कदम उठाने का फैसला किया।
उसने अपने स्केड्यूल को देखा और पाया कि वह हमेशा दूसरों के कामों में उलझा रहता था। ऑफिस के काम से लेकर परिवार और दोस्तों के लिए अवेलेबल रहना, सब कुछ उसकी लिस्ट में था, बस वह खुद नहीं। उसने एक दिन ठान लिया कि अब वे हफ्ते में कम से कम एक दिन सिर्फ अपने लिए रखेगा। यह दिन उसकी ज़रूरतों और उसकी पसंद की चीज़ों के लिए होगा। पहले ही रविवार को उसने तय किया कि वह सारा दिन सिर्फ खुद के साथ बिताएगा। सुबह जल्दी उठकर उसने अपनी पसंदीदा किताब पढ़ी, फिर पार्क में जाकर हल्का जॉग किया। उसने चाय पीते वक्त बिना किसी इंटरप्शन के सनसेट देखा। उस दिन उसने महसूस किया कि खुद के साथ वक्त बिताना कितना सुकून भरा हो सकता है। शाम को जब उसकी बहन ने उसे मूवी के लिए बुलाया तो उसने पहली बार मना कर दिया। उसने काल्मली कहा, आज मैंने अपना दिन खुद के लिए रखा है, हम अगले वीकेंड पर चल सकते हैं। उसकी बहन ने कुछ झल्लाते हुए कहा, तू खुद को ज्यादा ही सीरियसली ले रहा है आजकल। ऋतिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद ले रहा हूं, लेकिन यह जरूरी है। मैं चाहता हूं कि मैं खुद के लिए बेहतर बनूं। उस पल उसने गिल्ट को महसूस नहीं किया। उसे एहसास हुआ कि खुद को प्रायोरिटाइज करना सेल्फिशनेस नहीं है, बल्कि यह खुद से प्यार करने का तरीका है। दूसरों की रिस्पेक्ट तभी मिलेगी जब आप खुद की करेंगे। ऋतिक को एक और बड़ी सीख तब मिली जब उसने किताब में पढ़ा कि अगर आप अपनी बाउंड्रीज को अपहोल्ड नहीं करेंगे तो दूसरों को भी उन्हें सीरियसली लेने का कोई रीजन नहीं मिलेगा। ये बात उसे अपने ऑफिस में तुरंत समझ में आ गई। एक दिन उसका मैनेजर उसे ऑफिस टाइम के बाद एक अर्जेंट फाइल पर काम करने को कह रहा था। पहले ऋतिक हमेशा एक्स्ट्रा आवर्स देता था क्योंकि उसे लगता था कि यही डेडिकेशन है, लेकिन इस बार उसने कहा, सर मैं अंडरस्टैंड करता हूं कि यह अर्जेंट है, लेकिन ऑफिस टाइम के बाद मेरा पर्सनल टाइम होता है। मैं कल सुबह इसे सबसे पहले देख लूंगा। मैनेजर ने कुछ अजीब तरह से देखा, लेकिन फिर कहा, ठीक है, कल सुबह ही देख लेना। ऋतिक को एक बार फिर यह महसूस हुआ कि जब उसने अपनी बाउंड्री को सीरियसली लिया तो दूसरों को भी उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ी। ऋतिक को यह भी समझ आया कि सेल्फ केयर सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं होता। वह कई बार इमोशनली ड्रेन्ड महसूस करता था क्योंकि वह दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के नीचे दबा रहता था। उसे किताब में पढ़ी एक बात याद आई, इमोशनल सेल्फ केयर मीन्स सेइंग नो विदाउट गिल्ट एंड अलाउइंग योरसेल्फ टू फील विदाउट जजमेंट। ये लाइन उसके दिल को छू गई। उसने सोचा कि वह कितनी बार खुद को ही जज करता था। अगर वह किसी को मना करता था तो उसे गिल्ट होता था, अगर वह खुद के लिए समय निकालता था तो उसे सेल्फिश लगने लगता था। उसने खुद से कहा, अब से मैं अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करूंगा। अगर मैं थका हुआ हूं तो आराम करूंगा, अगर मैं कुछ नहीं करना चाहता तो गिल्ट के बिना मना करूंगा। उसने यह प्रैक्टिस सबसे पहले अपने दोस्त अरविंद के साथ की। अरविंद ने एक दिन उसे अचानक कॉल करके कहा, चल बाहर चलते हैं, तेरी जरूरत है मुझे। ऋतिक उस वक्त थका हुआ था और सिर्फ सोना चाहता था। उसने काल्मली कहा, यार मैं जानता हूं कि तू मुझसे बात करना चाहता है, लेकिन आज मैं जेन्युइनली बहुत टायर्ड हूं, क्या हम कल बात कर सकते हैं? अरविंद ने कुछ डिसअपॉइंटमेंट जताया, लेकिन ऋतिक ने खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की। उसने महसूस किया कि अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करना सेल्फ केयर का सबसे बड़ा हिस्सा है। ऋतिक ने एक और बात सीखी कि बाउंड्रीज और सेल्फ केयर अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। जब उसने बाउंड्रीज सेट करना शुरू किया तो वह धीरे धीरे सेल्फ केयर को अपनी लाइफ में जगह देने लगा। एक दिन जब उसने अपने पिता के साथ यह बात साझा की तो उन्होंने कहा, तू बहुत बदल गया है। पहले हर किसी के लिए हाजिर रहता था और अब तुझे अपने लिए टाइम चाहिए। पहले ऋतिक को यह बात चुभ जाती, लेकिन इस बार उसने काल्मली जवाब दिया, पापा मैं दूसरों के लिए तभी कुछ कर सकता हूं जब मैं खुद ठीक रहूं। अगर मैं अपनी जरूरतों को इग्नोर करूंगा तो किसी की मदद करने लायक भी नहीं रहूंगा। ये बात सुनकर उसके पिता कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, शायद तू सही कह रहा है, मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। ऋतिक को समझ आया कि जब वह अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करता है तो वह दूसरों को भी इनडायरेक्टली सेल्फ केयर और सेल्फ रिस्पेक्ट की इंपॉर्टेंस सिखा रहा है। ऋतिक ने सेल्फ केयर को अपने डेली लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए। उसने हर दिन सुबह 15 मिनट ध्यान करना शुरू किया। उसने अपने डाइट का ध्यान रखना शुरू किया और ऑफिस के बाद जिम जाना शुरू किया। सबसे बड़ी बात, उसने ना कहना सीख लिया।
अब वह गिल्ट महसूस किए बिना अपनी प्रायोरिटीज को महत्व देता था। उसे पता था कि जब वह खुद की केयर करता है तो वह एक बेहतर दोस्त, बेटा और कॉलीग बन सकता है। ऋतिक की जर्नी अभी जारी थी। उसने महसूस किया कि सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं, बल्कि जिंदगी को पीसफुल और फुलफिलिंगली जीने का आधार है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।